कहानी मंच पर आज सुनते हैं कहानी अपने हिस्से की जिंदगी। अपने बड़े से बंगले में उदित बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ फैला भाई भाई करता सन्नाटा उसके सीने में अजीब सी बेचैनी भर रहा था। हाथ में एक कॉफ़ी का कप थामे वह बाहर लॉन में आ बैठा। एक हफ्ते पहले ही पटना के कलेक्टर का चार्ज लिया था। उसकी पत्नी माधवी और दोनों बच्चे पूर्वी और सोम अभी दिल्ली में ही थे। वैसे भी यह शहर उसके लिए अजनबी न था। बचपन से लेकर आईएएस बनने तक की हर कड़ी यहीं से तो जुड़ी हुई थी। ये अलग बात है कि आज वह अपनी ही जन्मभूमि पर अजनबियों सा बैठा था। तभी मोबाइल की घंटी ने उसे चौंका दिया। माधवी का फ़ोन था। कैसे हो? इतने दिनों बाद अपनी जन्मभूमि से जुड़ना तो तुम्हें खुशी और संतुष्टि ही दे रहा होगा, पर मेरी एक बात ध्यान रखना, अपने पुराने जीवन की तरफ फिसलने मत लगना। बड़ी मुश्किलों से मैंने तुम्हें और अपने घर को संभाला है, दोबारा उसे खतरे में नहीं डाल सकती। माधवी ने जैसे उसे वार्न किया। वह बात को बदलते हुए बोला, दोनों बच्चों की परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है? तुम चिंता मत करो, दोनों अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वो फ़ोन रखते हुए बोली। पत्नी की बातें सुन अंतस की दबी कोई पीड़ा उसके चेहरे पे परिलक्षित हो उठी। पिछले साल सोम के नंबर इतने कम थे कि कोई अच्छा मैनेजमेंट कॉलेज नहीं मिल सका। पूर्वा भी मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास नहीं कर पाई। वह जानता था इस साल भी बिना डोनेशन दिए दोनों भाई बहनों को कहीं ढंग से एडमिशन मिल जाए ऐसे आसान नज़र नहीं आ रहे थे। दोनों पिता के रुतबे का फ़ायदा उठा और माँ का समर्थन पाकर इतने उद्दंड हो गए थे कि अब पिता की बातें उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। एक लंबी सांस लेकर उदित ने नज़रें उठाई तो चारों ओर अंधेरा घिरने लगा था। घर का काम काज करने वाले मोहन ने लॉन का बल्ब जला दिया था। बल्ब की रेशमी किरणों से पूरा लॉन नहा उठा। रोशनी से नहाए रंग बिरंगे फूलों से लदे पेड़ पौधे, चारों तरफ फैली घास की हरी चादर और सबको छूकर निकलती मन शीतल बयार जैसे एक जादुई दुनिया का ताना बाना बुन रही थी, जो उसके दिल को काफ़ी सुकून दे रहा था। माधवी से शादी के बाद पहली बार वह इतनी शांति और सुकून का अनुभव कर रहा था। कभी माधवी से शादी के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। अपने सारे रिश्ते पीछे छोड़ आया था। माता पिता की इकलौती संतान था, फिर भी उन्होंने उसे त्याग दिया था। प्यार के जुनून में उसने उनकी भी परवाह नहीं की थी। अतीत के खुलते पन्ने उसे बेचैन करने लगे थे। वह उठकर घर के अंदर आ गया। मोहन ने खाना बनाकर टेबल पर रख दिया था। खाना खाकर थोड़ी देर तक टीवी देखता रहा, फिर सोने चला गया। सोचा था आज चैन की नींद सोएगा, पर बिस्तर पर लेटते ही नींद आंखों से जैसे कोसों दूर थी। रही सही कसर झिंगुरों के शोर ने पूरी कर दी। पूरे 20 वर्षों के बाद वह पटना आया था, इसलिए उसे शिद्दत से अपने घर की याद आ रही थी। बरसों से बंद दरवाजे का जंग लगा सांकल अचानक से जैसे खुल गया था और टुकड़ा टुकड़ा अतीत उसकी आत्मा को खींचने लगा था। आज वह एक सफल व्यक्ति था। दुनिया के लोग उसकी सफलता और उसके छोटे से भरे पूरे परिवार को देखकर रश्क करते हैं, खासकर माधवी को देखकर। वह सुंदर ही नहीं, काफ़ी स्टाइलिश भी है। उसका सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व किसी का भी ध्यान उसकी ओर खींच लेता था। कभी वह भी उसके आकर्षण में बनता चला गया था। वह उसके दोस्त कर्ण की बहन थी। कर्ण के घर आते जाते माधवी ने न जाने किस क्षण किस कौशल से उसे पूरी तरह से अपने प्यार में कैद कर लिया था। उसे लगता था उसके बिना वह जी ही नहीं पाएगा। फिर उसे पाने की जद्दोजहद में यह भी भूल गया था कि वह पहले से शादीशुदा है और एक लड़के का पिता भी। जब वह पढ़ रहा था तभी माँ पापा ने उसकी शादी करा दी थी। गंगा उसके पिता के करीबी मित्र की बेटी थी, इसलिए बचपन से ही उसे जानता था और पसंद भी करता था। जब उसकी पत्नी बनी तो उसने अपने प्यार, सहयोग और सेवा से इस कदर उसे सहारा दिया कि वह अपने लक्ष्य को पाने में पूरी तरह लगन से जुट गया था। घर की सारी जिम्मेदारियां गंगा खुद ही संभालती थी। उसके सच्चे प्रेम और सहयोग ने उसे सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था और वह आईएएस अधिकारी बन गया।
जब सारे सुख मान सम्मान गंगा की झोली में आ गिरने वाले थे, तभी एक बवंडर की तरह माधवी उसके जीवन में आ गई थी। माधवी के प्यार में आकर डूबे उदित ने जब सबके सामने उसके साथ ब्याह करने की अपनी मंशा जाहिर की, तो उसके इस फैसले से अचंभित और व्यथित उसके माता पिता लाख कोशिशों के बाद भी बेटे का फैसला नहीं बदल पाए थे। वही पति से मिले इस विश्वासघात ने गंगा को पूरी तरह तोड़ दिया था। एक अथनीय दर्द के एहसास से वह छटपटा उठी थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, न ही जबरदस्ती उदित को रोकने की कोई कोशिश की। उदित गंगा से तलाक चाहता था, क्योंकि तलाक लिए बिना वह माधवी से शादी नहीं कर सकता था। हालांकि उसने पूरा आश्वासन दिया था कि माधवी से शादी के बाद भी मानव और गंगा का पूरा ख्याल रखेगा, पर पति के इस आघात से गंगा में दर्द झेलने की शक्ति खुद ब खुद आ गई थी। गंगा ने अपने दुर्भाग्य के इस विष को नीलकंठ की तरह अपने गले में घुटक कर तलाक का विरोध करने के बदले तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर कर उससे कोई भी सहायता लेने से इनकार कर दिया था। उसी समय उदित को उसके माँ पापा ने भी अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था, जिससे हमेशा के लिए अपने घर से उसके सारे संबंध टूट गए थे। इतना सब कुछ भी खोने के बाद भी माधवी से शादी कर वह कभी खुश नहीं रह सका। शादी के कुछ ही दिन बाद उसे समझ में आ गया था कि अलग अलग वातावरण में पले माधवी और उसके व्यक्तित्व व सोच एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे। माधवी के जीवन में आदर्शों और उसूलों के लिए कोई जगह नहीं थी। अपने सुख के लिए जो करे वही सही है। जल्दी ही यह भी समझ आ गया था कि उससे शादी भी उसके लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मात्र था, जबकि वह अपने उसूलों से समझौता नहीं कर पाता था, जिससे दोनों के बीच हमेशा मतभेद बना रहता। बच्चे भी माँ के नक्शे कदम पर चलते उससे दूर हो गए थे। माधवी से शादी करने के बाद भी वह अकेला ही रह गया था। अपने जीवन के इस तरह बिखर जाने की पूरी जिम्मेदारी भी तो उसकी थी। इसलिए बेकार दूसरों को जिम्मेदार बनाने के बदले वो खुद दर्द झेलता रहा था। पर जब से उसकी पोस्टिंग पटना में हुई थी, अतीत की यादों से उसका मन विचलित हो रहा था। अतीत में विचरते जाने किस पल उसे नींद आ गई। सुबह नींद खुली तो खिड़की से छन छन कर धूप उसके पैरों पर पड़ रही थी। वह उठकर तैयार होने लगा। तैयार होकर ड्राइवर को मना कर खुद ही कार ड्राइव कर रोड पर आ गया। ना चाहते हुए भी ऑफिस की तरफ मुड़ने की बजाय कार खुद ब खुद उसी चिर परिचित रास्ते पर मुड़ गई, जिस पर कभी उसकी साइकिल हवा से बातें करती थी। उस रास्ते पर बहुत कुछ बदल गया था। कच्चे रोड अब पक्के नजर आ रहे थे। रोड के किनारे बिजली के बल्ब लग गए थे। फिर भी उस मिट्टी की खुशबू उसे अपनेपन का एहसास करा रही थी। उसे कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। उसकी कार सीधे अपने घर के गेट के पास ही जाकर रुकी। घर में भी काफ़ी बदलाव आ गया था। घर के चारों तरफ पक्की दीवार बन गई थी, जिस पर तरह तरह के रंगों की बोगनवेलिया की बेल चढ़ी हुई थी। उसका लगाया नारियल का पौधा भी अब ऊंचा दरख्त बन गया था, जिस पर ढेरों नारियल लगे हुए थे। उसका 1 मंजिला मकान अब 2 मंजिला बन गया था। वह कार से उतरकर आगे बढ़ा तो उसके कदम ठिठक कर रुक गए। आज वह अपने ही घर का दरवाज़ा खटखटाने से घबरा रहा था। अतीत का कोई भूला बिसरा टुकड़ा हाथ को अवश बना रहा था। अंतिम बार जब वह घर से निकल रहा था तब पापा ने कहा था, जा रे कुलंगार, सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए माता पिता और अपनी निर्दोष पत्नी पुत्र को तुमने जो कठोर आघात दिया है उसका दूना पाएगा। गंगा के साथ किए इस अन्याय से मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अब तुम लौटकर कभी इस घर में मत आना। मैं अपने जीवन से तुम्हें पूरी तरह से बेदखल कर अपनी मृत्यु के बाद भी खुद को अग्नि देने के अधिकार से वंचित करता हूँ। पिता का यह निर्मम शाप उसे लग ही गया। किसी तरह मन की उद्विग्नता को समेट कर गेट खोलकर अंदर गया था। बाहर से चाहे यह घर कितना बदल गया हो, अंदर का पथरीला आंगन वैसा ही था, जिस पर कभी क्रिकेट तो कभी गुल्ली डंडा खेला करता था। सामने लगा नीम का पेड़ भी वैसा ही था, बस थोड़ा फैल गया था। पापा सुबह शाम इसके नीचे चारपाई डालकर बैठा करते थे। आज भी बैठे हुए थे।
उसने बढ़कर उनके पैर छुए तो उन्हें थोड़ी देर लगी उन्हें पहचानने में। पहचानते ही बुरी तरह चौंक पड़े, पर खुश हुए हो ऐसा नहीं लगा। तब तक उदित पास पड़ी कुर्सी को खींचकर बैठ गया था। पटना कब आए? यहाँ कैसे आना हुआ? हमसे कोई काम था क्या? मुश्किल से वह इतना ही पूछ पाए। यहाँ के डीएम के रूप में मेरी पोस्टिंग हो गई है। अच्छा, तो डीएम साहब इधर का रास्ता कैसे भूल गए? अभी पापा के और व्यंग्यवाण चलते इससे पहले उसकी नज़र सामने से आ रहे युवक पर पड़ी। उसके युवावस्था का प्रतिरूप लग रहा था। उसे यूँ ध्यान से निहारते देख पापा बोले, यह मानव है, गंगा का बेटा। इसने अपने बाप का नाम त्याग दिया है। ये अपनी माँ के नाम से ही जाना जाता है। इसकी माँ पहले की तरह सिर्फ घर नहीं संभालती, उसने मेरा सारा बिजनेस संभाल लिया है। और सिर्फ संभाला ही नहीं है, उससे काफ़ी बुलंदियों तक भी पहुँचा दिया है। उदित के दिल में एक हूक सी उठी, पर वह चुप रहा। थोड़ा रुककर पापा बोले, यह मानव भी हमारी कसौटी पर पूरा खड़ा उतरा है। आईआईटी में इंजीनियरिंग पास करने के बाद आईएएस का एग्ज़ाम भी पास कर लिया है। ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद इसकी पोस्टिंग आजकल दिल्ली में हुई है। अभी छुट्टियां लेकर अपनी पत्नी उमा के साथ आया है, हमें भी साथ दिल्ली ले जाने के लिए। पर इसकी माँ अपने बिजनेस के कारण इतनी व्यस्त है कि जाने के लिए तैयार ही नहीं है। इतना सब कुछ बोलते हुए पोते और बहू की सफलता का गौरव उनके चेहरे पे साफ झलक रहा था। मानो करीब आया, औपचारिकतावश पिता के पांव छू लिए, फिर आगे बढ़कर सामने ही कार से उतरती एक महिला के हाथों में थमे थैले को संभालने लगा। वह और कोई नहीं, गंगा थी। थोड़ी मोटी हो गई थी, पर चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया था। गंगा ने आते ही पापा को बोला, आप यहीं तक बैठे हैं, जाइए जाकर कमरे में लेटिए, धूप तेज हो रही है। तभी उसकी नज़र उदित पर पड़ी और उसके कदम थोड़ी देर के लिए ठिठक गए, पर जल्द ही उसने अपने आप को संभाल लिया और खामोशी से उसे देखते अंदर की तरफ बढ़ गई। पर उसकी नज़रों के उपालम में जैसे उदित को चीर करके रख दिया। पापा के अंदर जाते ही उनके साथ वह भी उठकर बाहर बने कमरे में आ गया, जो शायद नया ही बना था। यह एक आधुनिक और सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा कमरा था, जिसमें पापा का बिस्तर लगा था। साथ ही बैठने के लिए मेज कुर्सियां लगी थीं। तभी उतावली सी अपने आंचल को संभालती माँ ने कमरे में प्रवेश किया। वह उठकर उनके पांव छूने बढ़ा तो लपक कर उसे सीने से लगाने को बढ़ी, पर अचानक उनके कदम ठिठक गए। अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को अपने आंचल में छुपाते हुए बोली, मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि तुमको दोबारा देख पाऊंगी। थोड़ी देर वहाँ चुप्पी पसरी रही, फिर वहीं से बैठे बैठे माँ ने आवाज़ लगाई, बहू चाय नाश्ता भेजो। तभी एक लड़की हाथ में चाय और ट्रे लेकर आई। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह सुंदर और सुसंस्कृत लड़की कोई और नहीं, मानव की पत्नी उमा है। वह ट्रे को टेबल पर रखकर उसके पैर छूने के लिए झुकी तो माँ ने भी बता दिया कि यह उमा है। उसने अपने पर्स में पड़े सारे पैसे और अपने गले में पड़ी चेन निकाल कर उमा के हाथों पे रख दी। उसके पापा ने विरोध करना चाहा तो माँ ने आंखों ही आंखों में रोक दिया। कभी उसने ऐसे सुसंस्कृत बच्चों और परिवार की कल्पना की थी, जो अब अपने ही स्वार्थी फैसले के कारण उसने खो दिया था। जब माँ ने खाने का फिर से अनुरोध किया तो उसकी तंद्रा भंग हुई। नहीं माँ, मैं सिर्फ पानी लूँगा, मैं नाश्ता करके आया हूँ। तभी कहीं से गंगा वहाँ आ गई और बोली, खा लीजिए, आपका चेहरा बता रहा है कि आपने कुछ नहीं खाया है। यह सोचकर कि गंगा अभी भी उसे कितनी अच्छी तरह समझती है, ना जाने क्यों उसे अच्छा लगा। वह चुपचाप खाने लगा। थोड़ी देर में वहाँ मानव भी आ गया और बड़े ही सहज ढंग से अपनी माँ से बिजनेस संबंधित बातें करने लगा। सभी आपस में बातें करने में उलझ गए। किसी को ये भी ख्याल नहीं रहा कि वहाँ उदित भी बैठा है। वह अपने को काफ़ी अकेला और अवांछित महसूस करने लगा। वह उठते बोला, अब मैं चलूँगा, कुछ देर और रुक जाते, माँ ने अनुरोध किया। बाकी सभी के दिल में उसके लिए पलता प्रेम का स्रोत जैसे सूख ही गया था। विदा होते हुए जो दर्द वह सभी की नज़रों में देखना चाहता था, वह उसे कहीं नहीं दिखा। नहीं माँ, आज ऑफिस में बहुत काम है, मुझे जाना ही होगा।
बिना कुछ बोले बाहर तक आकर सभी ने उसे विदा किया। कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा तो ना जाने क्यों उसकी आंखें भर आई। कभी वह माधवी को पाकर अपने को खुश नसीब समझता था, वही जिंदगी के सफ़र में सब कुछ खोकर गंगा अपने को बदनसीब समझ रही थी। पर धीरे धीरे जिंदगी के सफ़र में जैसे पासा पलट गया। जीवन की सारी खुशियाँ जैसे उसके हाथों से फिसल गईं। वही गंगा जिंदगी के सफ़र में काफ़ी भरी पूरी और खुशहाल नज़र आ रही थी। वह लुटा पिटा सा वापस अपनी दुनिया में लौट रहा था, जहाँ अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर फिर से अपनी महत्वाकांक्षी, स्वार्थपूर्ण और कुटिल दुनिया में व्यस्त हो जाएगा। तो आपको कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।